हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राजक्ता गीते। आज हम अकाउंटिंग का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे पहले की चैप्टर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वो वीडियो ज़रूर से देखिए। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा है कि अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जो कौन से ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, जो इकोनॉमिक इवेंट्स हो, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो, वही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो, तो ये ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, मतलब कुछ देता है कुछ लेता है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड की वो जो ट्रांजैक्शन हो वही हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या प्रूफ है कि हम वो बिजनेस रिलेटेड की ट्रांजैक्शन है? तो उसके लिए हमें पहले देखना है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और वो बिजनेस में रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो हम एग्जांपल देखते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के या फिर एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन के। तो पहला है कैश मेमो। कैश मेमो कब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कब बन जाता है? जब हम गुड्स सेल ऑन कैश बेच होता है, मतलब हमने कुछ गुड्स बेच दिए ऑन कैश, मतलब हमने पैसे लेकर तुरंत ही जैसे ही सेल हो गया वैसे उस वक्त ही हमने पैसे ले लिए, तो वो उस वक्त हम एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उसको बोलते हैं कैश मेमो डॉक्यूमेंट। फिर आता है इनवॉइस या फिर बिल। तो इनवॉइस और बिल कब देते हैं, वो कब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाता है? जब क्रेडिट सेल होता है, मतलब क्रेडिट सेल मतलब उधार पे हम माल बेचते हैं, तो तब हम बिल तैयार करते हैं या फिर इनवॉइस तैयार कर देते हैं और फिर बाद में उसके पैसे आ जाते हैं। तो इनवॉइस बिल भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। फिर है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब जब हम कैश रिसीव करते हैं या फिर चेक रिसीव करते हैं, तो उस वक्त रिसिप्ट देते हैं। तो रिसिप्ट भी एक एविडेंस होता है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप सोर्स डॉक्यूमेंट कब बन जाती है, या फिर पे इन स्लिप मतलब क्या? पे इन स्लिप मतलब जब हम बैंक में जाते हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए या फिर चेक डिपॉजिट करने के लिए, तो फिर बैंक हमारे पास से एक स्लिप भर के लेती है, तो उसे बोलते हैं पे इन स्लिप। मतलब कैश और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं कैश या फिर चेक, उस वक्त हम एक डॉक्यूमेंट भर के देते हैं बैंक को, उसे बोलते हैं पे इन स्लिप, और ये एक एविडेंस है, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। फिर आता है डेबिट नोट ट्रांजैक्शन। डेबिट नोट कब क्रिएट करते हैं या फिर कब हम तैयार करते हैं? जब परचेस रिटर्न होता है तब। मतलब हमने कुछ गुड्स परचेस किए थे, फिर हमें वो अच्छे नहीं लगे या फिर कुछ डिफेक्टिव लगे या फिर कुछ भी हो गया, फिर हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो जब हम परचेस रिटर्न कर देते हैं तो कुछ तो प्रूफ चाहिए कि हमने वो परचेस किया हुआ माल रिटर्न किया, तो उसके लिए वो एविडेंस, वो प्रूफ होता है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कब क्रिएट करते हैं? जब परचेस रिटर्न ट्रांजैक्शन हो तब डेबिट नोट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाती है। फिर है क्रेडिट नोट। जैसे कि परचेस रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट बनाते हैं, तब सेल्स रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। मतलब कुछ माल हमने बेच दिया है, लेकिन बेच दिया है ग्राहक को, लेकिन उसने वो रिटर्न कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसने रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने बेचा हुआ माल रिटर्न आ गया? तो हम क्रेडिट नोट करते हैं, और क्रेडिट नोट ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये सब एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके आधार पर हम सोर्स डॉक्यूमेंट ये सब जिसके आधार पर हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, और जिसके आधार पे हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो क्लियर? तो आगे चलते हम, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हम अकाउंटिंग वाउचर की ओर। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं, या फिर अकाउंटिंग वाउचर कैसे क्लासीफाई होते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर क्लासिफाइड एज कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड जनरल वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में ये सब वाउचर्स आते हैं। कैश वाउचर आता है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन हो तब जब डेबिट, जिस ट्रांजैक्शन में हम किसी को डेबिट किया है तो उससे बोलते हैं डेबिट वाउचर।
जिस ट्रांजेक्शन में हमने किसी को क्रेडिट दिया है तो उसे बोलते हैं क्रेडिट वाउचर, और जिसमें डेबिट और क्रेडिट ये बोथ आते हैं उसे बोलते हैं जनरल वाउचर्स। ये अकाउंटिंग वाउचर्स ये मेनली इन 4 में क्लासिफाई हुए हैं, अलग अलग हुए। ये मेनली 4 टाइप से अकाउंटिंग वाउचर्स के। तो आगे चलते हैं कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर मतलब क्या? कंपाउंड वाउचर्स which records transaction multiple debits or credit and one debit or credit is called compound vouchers। मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन मल्टीपल डेबिट्स और शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट एंड वन डेबिट और वन क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। मतलब कंपाउंड वाउचर में क्या होता है, या तो मल्टीपल डेबिट होते हैं या फिर मल्टीपल क्रेडिट होते हैं, बोथ नहीं होते और होते हैं डेबिट और क्रेडिट, या फिर सिंगल डेबिट होता है वन या फिर वन क्रेडिट होता है, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड वाउचर्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स कंपाउंड वाउचर हम एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000। राम से हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के, तो एंट्री क्या पास हो जाती है, परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट। ये एंट्री कैसे बनती है वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन एंट्री बन जाती है परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट 10,000। तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, परचेस के होंगे, सेल के होंगे और सारे असेट के, लायबिलिटीज के बहुत सारे होंगे। तो जिसका डेबिट है सिर्फ डेबिट, तो वो डेबिट हम लेंगे, या फिर या फिर हम सिर्फ क्रेडिट है, जो क्रेडिट जिनको जिनको मिला है वो लेंगे, तो उसे क्या बन जाएगा, कंपाउंड वाउचर। सिर्फ हम डेबिट ट्रांजैक्शन के जो अमाउंट है या फिर जो अकाउंट है परचेस अकाउंट, या फिर जैसे कि कौन सा भी आ सकता है, असेट से आ जाता है, या फिर किसी पर्सन का नाम आ जाता है, ऐसे सारे जो डेटर्स के आ जाता है, वो सब जो अकाउंट डेबिट हुए हैं, या फिर क्रेडिट भी आ सकता है, तो क्रेडिट के और जो डेबिट के या फिर क्रेडिट के मल्टीपल भी आ सकते हैं या फिर सिंगल भी आ जाते हैं, तो उनको सिर्फ हम डेबिट ले सकते हैं या फिर क्रेडिट ले सकते हैं, तो वो कंपाउंड वाउचर बन जाता है। तो हम दोनों नहीं लेते, सिर्फ एक ही, डेबिट या फिर क्रेडिट, तो वो बन जाता है कंपाउंड वाउचर। मतलब कंपाउंड वाउचर में डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन होती है, मतलब ये पूरी ट्रांजैक्शन है, उसका सिर्फ डेबिट ट्रांजैक्शन का पार्ट या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पार्ट और मतलब एक ही रिकॉर्ड होता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। फिर आते हैं हम कॉम्प्लेक्स वाउचर की ओर। तो कॉम्प्लेक्स वाउचर में ट्रांजैक्शन विथ मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स, यहाँ पे एंड मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। वाउचर्स प्रीपेड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वाउचर या फिर जर्नल वाउचर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाउचर या फिर जर्नल वाउचर में क्या होता है, दोनों ट्रांजैक्शन ले जाते हैं, मल्टीपल ऑफ डेबिट्स आते हैं या फिर सिंगल डेबिट या फिर मल्टीपल क्रेडिट्स या फिर सिंगल क्रेडिट्स, एंड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर या फिर जर्नल वाउचर। मतलब कॉम्प्लेक्स वाउचर में क्या आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा और जो टू राम अकाउंट क्रेडिट है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड में ये दोनों नहीं आएंगे और आएंगे, मतलब ये या फिर ये, उसे बोलते हैं कंपाउंड वाउचर्स, और कॉम्प्लेक्स या फिर जर्नल वाउचर में दोनों आ जाएंगे, एंड डेबिट एंड क्रेडिट, तो दोनों आएंगे। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको बच्चों, और कॉम्प्लेक्स में एंड, ये क्लियर। तो अभी चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स जब हम तैयार करते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाए, तो वो हम देखते हैं। तो पहले तो गुड क्वालिटी पेपर, मतलब जो बिल आता है, जो इनवॉइस है, जो कैश मेमो है, उसकी क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरा है नेम ऑफ द फर्म, मतलब जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस है, सागर एंटरप्राइजेस, तो बिल पर, इनवॉइस पर या फिर कैश मेमो पर ऊपर यहाँ पे मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप, मतलब बिल के जो ऊपर सागर एंटरप्राइजेस, मस्ट बी सागर एंटरप्राइजेस ऐसे करके नेम ऑफ द फर्म आना चाहिए। फिर है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन,
मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई हो उसकी पहले डेट ज़रूरी है। डेट क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इस अकाउंटिंग ईयर की है या अगले है या पिछले, वो समझ में आ जाए रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर है नंबर ऑफ वाउचर्स टू बी इन सीरियल ऑर्डर, क्रोनोजोनिक ऑर्डर, मतलब सीरियली, मतलब बिल कैसे होने चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे सीरियली ऑर्डर होने चाहिए, ना कि बीच बीच के कोई भी, मतलब एक नंबर का बिल दिया फिर 5 नंबर का, ऐसे नहीं, सीरियली ऑर्डर वाउचर्स होने चाहिए। फिर है नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, मतलब जिसको माल बेचा है या फिर जिससे खरीदी किया है या फिर जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन की है, गिव एंड टेक किया है, उसका नेम उस वाउचर पे आना चाहिए। फिर है अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ डेबिट और क्रेडिट इज रिटर्न, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी अमाउंट भी उस वाउचर पे आने की ज़रूरत है। फिर और है सिग्नेचर ऑफ पर्सन हु प्रिपेयर्स द वाउचर, जिसने वाउचर प्रिपेयर किया है उसकी सिग्नेचर, मतलब बहुत सारे सपोज स्टाफ है बिजनेस में, तो हम कैसे जान सकते हैं कि किसने बिल किया है, किसने बिल दिया है, तो फिर है ना उसकी सिग्नेचर से हम पहचान सकते हैं। और वो जो सिग्नेटरी पर्सन है वो ऑथोराइज टू बिजनेस होना चाहिए, मतलब कब बिजनेस ने ऑथोराइज किया हुआ पर्सन आना चाहिए, और साथ ही साथ उसका नेम भी आना चाहिए, नेम ऑफ ऑथोराइज पर्सन। सिग्नेचर से भी हम पता नहीं कर सकते कि ये किसकी सिग्नेचर है, तो उसका नेम भी उस वाउचर पे आना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें वाउचर्स बनाने में उपयुक्त है, और उससे साथ ही साथ हम वाउचर्स बना सकते हैं। वाउचर्स में ये सब पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने इससे पहले की वीडियो में भी देखा है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब क्या, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या, assets of business are always equal to the total of its liability and capital. Assets of business are always equal to total of its liability and capital, मतलब बिजनेस के assets इज ऑलवेज इक्वल, ये इक्वल होनी चाहिए किससे, उसी बिजनेस की लाइबिलिटीज एंड कैपिटल से, मतलब उसी बिजनेस की कैपिटल और लाइबिलिटीज मिला के उस बिजनेस की असेट्स बनती है। तो मैथमेटिकली हम इक्वेशन देखते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब असेट इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो या फिर हम ऐसे भी मैथमेटिकली हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइबिलिटीज एज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो इस इक्वेशन से हमें लाइबिलिटीज भी मिल सकती है, और इसी इक्वेशंस की मतलब इसी इक्वेशन के आधार पर हम कैपिटल भी मिल सकता है। कैपिटल कैसे होगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये इक्वेशन हम प्रूव करते हैं, कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल थ्रू। तो एग्जाम्पल है, रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज कैपिटल ऑफ 5 lakhs, मतलब उसने रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 5 लाख रुपीज कैश लाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया मतलब उसका कैपिटल हो गया। तो वो कैपिटल या फिर वो कैश वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। और असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे है बुक्स ऑफ रोहित, मतलब रोहित का बिजनेस है तो उसकी बुक्स, बिजनेस के बुक्स हो गए। फिर बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट होगी मतलब सम ऑन डेट की। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में ऑलवेज लाइबिलिटीज आती है और राइट साइड में ऑलवेज असेट्स आते हैं। तो लाइबिलिटीज में उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर कैपिटल आ गया, तो लाइबिलिटीज है, कैपिटल लाइबिलिटीज है, हमने पहले भी देखा है वीडियो में। तो यहाँ पे कैपिटल हो गया 5 लाख का, और कैश आ गई तो कैश असेट बन गई 5 लाख, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे और कोई लाइबिलिटीज नहीं है इसीलिए, या फिर और कोई लाइबिलिटीज भी हो जाती है तो भी ये इक्वेशन प्रूव होता ही होता है, वो हम आगे के सम्स में या फिर आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट एंड डेबिट के रूल्स क्या है, उससे पहले हम देखते हैं अकाउंट्स किस किस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मतलब अकाउंट्स किस कैटेगरी में। तो मेनली 5 कैटेगरीज है जिसमें अकाउंट डिवाइड होते हैं।
तो वो हम देखते हैं। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो पहली है असेट, फिर है लाइबिलिटीज़, मतलब अकाउंट असेट में डिवाइड हो सकती है, लाइबिलिटीज़ में डिवाइड हो सकती है, कैपिटल में हो सकता है, एक्सपेंसेस या फिर लॉस में, रेवेन्यू या गेन में। मतलब कोई कौन से भी अकाउंट हो इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। तो चलो पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो फंडामेंटल रूल्स क्या है? पहला है फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस। मतलब ये कैटेगरी है चेंजेस हम पहले चेंजेस मतलब क्या हो सकता है, एक तो बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, मतलब इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो रिकॉर्डिंग इन कौन सी कैटेगरी में? असेट एंड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, मतलब असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो गई या फिर एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो गई। तो अकाउंट कैसे करते हैं उसका रूल क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो पहला है इंक्रीज इन असेट। जब असेट में इंक्रीज हो गई तो डेबिटेड, असेट इज डेबिटेड। और डिक्रीज इन असेट देन असेट इज क्रेडिटेड। फिर से पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे दो बार पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। असेट में इंक्रीज हो गई, बढ़ोतरी हो गई तो डेबिटेड। डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, मतलब असेट कम हो गई, घटी, बेची तो कम हो गई तो क्रेडिटेड। ऑलवेज ये रूल फंडामेंटल रूल है, ये ऑलवेज सेम ही रहते हैं, कभी इसमें चेंजेस नहीं होती। फिर सेकंड हम देखते हैं चेंजेस इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में अगर चेंज हो जाए तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस इज क्रेडिटेड। अगेन इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो गई या फिर लॉसेस में बढ़ोतरी हो गई तो हम क्या करेंगे बच्चों? डेबिटेड। फिर डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस इज क्रेडिटेड। जब एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए या फिर लॉसेस हम कम हो गए तो क्या होगा? क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हमने पहला रूल देखा कि रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कि सेम ही है। एसेट इंक्रीज हो गई या फिर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गई या फिर लॉसेस इंक्रीज हो गए तो ऑलवेज डेबिटेड, या फिर असेट डिक्रीज हो गई, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए या फिर लॉसेस डिक्रीज हो गए तो ऑलवेज क्रेडिटेड। ये हो गया पहला रूल। तो अभी हम चलते हैं दूसरा रूल की ओर। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन। चेंजेस, यहाँ पर भी चेंजेस है, किसमें? लायबिलिटीज में चेंजेस हो सकता है, कैपिटल में हो सकता है, रेवेन्यू या फिर गेन में हो सकता है। तो ये सब चेंजेस हो गए तो इसका इफेक्ट अकाउंट में क्या पड़ता है, क्या होता है अकाउंट में इफेक्ट? तो पहले हम देखते हैं लायबिलिटीज में चेंजेस हुए तो क्या होता है, फिर उसके बाद हम चलते हैं कैपिटल की ओर और उसके बाद रेवेन्यू या गेन की ओर। तो पहले है इंक्रीज इन लायबिलिटीज इंक्रीजिंग लायबिलिटी इज क्रेडिटेड और डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड। मतलब लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो क्रेडिटेड और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई, कम हो गई तो डेबिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। लायबिलिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू असेट है। असेट में इंक्रीज हुआ तो डेबिटेड, यहाँ पे लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिटेड, ये अपोजिट है। फिर है कैपिटल। तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। अगेन पढ़ते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। अगर कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट में लिखेंगे और फिर कैपिटल अगर कम हुआ तो डेबिट में लिखेंगे। तो ये हो गया चेंजेस इन लायबिलिटीज और चेंजेस इन कैपिटल। तो अभी देखते हैं चेंजेस इन रेवेन्यू या फिर गेन। इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेन इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू और गेन इज डेबिटेड। फिर से इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेन इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू और गेन इज डेबिटेड। मतलब रेवेन्यू में इंक्रीज हो गया हमारा रेवेन्यू या फिर गेन, हमारा नफा बढ़ गया तो क्रेडिट करना है, और अगर हमारा रेवेन्यू, हमारा इनकम, हमारा गेन कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो हमें डेबिट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है बच्चों, आपको ये ध्यान में ही रखने हैं। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इस रूल के रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस
कैश ऑफ ₹5 lakhs। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैश लाया, वो कैश लाया 5 लाख रुपीज की, और रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस में कैश आई। कैश क्या होती है, असेट। कैश होती है असेट, तो असेट बढ़ गई, इंक्रीज इन असेट। तो यहाँ पे रूल है, इंक्रीज इन असेट का रूल क्या है, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। तो इंक्रीज इन असेट दैट इज कैश, तो वो बढ़ गई, मतलब ये डेबिट हो गया ₹5 लाख से, और फिर 5 लाख से डेबिट हो गया। लेकिन उस वक्त ही उसने कैश लाया तो उसका कैपिटल था, तो कैपिटल मतलब लायबिलिटी, तो कैपिटल भी बढ़ गया कैश की वजह से। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट इज कैपिटल, तो उसका कैपिटल बढ़ गया। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल बढ़ गया तो क्या होता है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट इज कैपिटल, तो वो होगा क्रेडिट, क्रेडिट फॉर ₹5 lakhs। तो ये जर्नल एंट्री भी हमारी बन गई रूल के आधार पे। मतलब हम यहाँ पे कैश को कैश को यानी असेट को डेबिट करेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट को यानी लायबिलिटी है जो हमारी, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। बॉट फर्नीचर ₹60,000 एंड इशू चेक। हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदी किया 60,000 का, और उसको हमने चेक दे दिया, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्नीचर आया बिजनेस में, तो फर्नीचर क्या हो गया हमारा, असेट। असेट आया मतलब हमारी असेट बढ़ गई, तो असेट हम जब बढ़ती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो डेबिट ऑफ ₹60,000, तो असेट डेबिट हो गई। लेकिन उसी वक्त हमने चेक भी पे कर दिया, इशू चेक, चेक पे कर दिया, चेक दे दिया। चेक दिया मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो बैंक हम कहाँ पे करते हैं, बैंक भी हमारी असेट ही होती है, लेकिन वो दे दी मतलब डिक्रीज हो गई। तो जब हम असेट डिक्रीज होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो डिक्रीज इन असेट मतलब बैंक असेट हमारी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से, सेम 60,000 से ही हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे असेट यानी फर्नीचर हो गया डेबिट, और बैंक दूसरी वाली असेट अनदर असेट बैंक वो हो गई क्रेडिट। फिर तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। बॉट मशीनरी फ्रॉम राज। राज से हमने मशीनरी खरीदी की फॉर द बिजनेस के लिए, फॉर ₹1,25,000। वो बिजनेस की एक्चुअल प्राइस थी 1,25,000 एंड एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज गिवन। मतलब 1,25,000 की मशीनरी हमने परचेस की, लेकिन उसको हमने एडवांस दे दिया 10,000 का कैश में, और बाकी के पैसे देने बाकी है। यहाँ पे समझिए बच्चों, जैसे हमने फर्नीचर खरीदी किया वैसे ही हमने मशीनरी खरीदी की बिजनेस से, लेकिन राज से, और उसको अमाउंट पेड कर दिया कैश में सिर्फ 10,000 का, बाकी की अमाउंट देनी बाकी है, वो हमारा ऑब्लिगेशन है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे असेट बढ़ गई, मशीनरी आ गई, मतलब हमारी इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन मशीनरी। तो इंक्रीजिंग असेट्स का रूल क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग असेट्स मतलब ऑलवेज डेबिटेड। तो डेबिटेड कहा कितने रुपए से करेंगे हम, मशीनरी की फुल अमाउंट लेंगे हम, मतलब वो 1,25,000, तो वो पूरी अमाउंट लेंगे। फिर क्या हुआ, डिक्रीज इन असेट किससे, कैश। कैश तो हमने दे दी ना उसको 10,000 की, तो कैश हमारी कम हो गई, कैश हमारी असेट है, वो भी तो कम हो गई। तो डिक्रीज इन कैश, तो कैश कम हो गई, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट कैश जितनी दी है उससे ही क्रेडिट होगा, मतलब कितनी रुपए से होगा, 10,000 से होगा। अगर उसको हमने कैश दे दी है 10,000 और मशीन की कीमत 1,25,000 है, तो बाकी के कितने रुपए उसे देने हैं, 1,15,000 रुपीज, 1,15,000 उसको देने बाकी है। ये हमारी लायबिलिटी है जो राज को देने बाकी है, ऑब्लिगेशन है हमारा, हमारे बिजनेस में ये बर्डन है। तो यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी भी बढ़ गई हमारी, हमारा बर्डन भी बढ़ गया राज को देने के लिए। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है तो क्या होता है, जैसे कि रूल के हिसाब से वो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मशीनरी असेट है वो इंक्रीज हो गई, इसलिए डेबिटेड 1,25,000 से।
फिर हमने कैश दे दी तो कैश होगी क्रेडिट 10,000 से, और हमारी पैसे देने बाकी है, हमारी लाइबिलिटी 1,50,000 देने बाकी है उसके, इसलिए हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, इसलिए वो भी क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। यहाँ पे क्या है? 55,000 से के गुड्स हमने सुमित ट्रेडर से ले लिए। सुमित ट्रेडर्स, यहाँ पे कैश है क्या? नहीं, यहाँ पे कैश कहीं पे लिखा नहीं है। यहाँ पे चेक लिखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि, और उसका नाम है, उस जिससे हमने खरीदी किया उसका यहाँ पे नाम है, इसलिए यहाँ पे हमें एज्यूम करना है कि ये परचेज ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट है। जब यहाँ पे नाम नहीं होगा तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि कैश हमने दे दी है, क्योंकि हमें पता नहीं है किससे लिए, लेकिन यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे लिखा है कि सुमित ट्रेडर से ही हमने परचेज किया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं, हमने परचेज किया सुमित ट्रेडर से 55,000 का, क्रेडिट परचेज किया, तो फिर क्या हुआ? परचेसेस हमारी बढ़ गई। परचेसेस क्या है? एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाती है तो जैसे कि रूल्स में इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस हो जाते हैं तो वो डेबिट हो जाती है। परचेस भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, तो वो बढ़ गई, मतलब ये हो गया डेबिट। डेबिट कितने रुपए से? 55,000 से। और फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सुमित को पैसे देने बाकी है तो सुमित हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, इसीलिए वो भी लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, तो इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट 55,000 से सेम अमाउंट। तो ये हो गए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ये आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस ऑफ द अकाउंटिंग है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या? द बुक इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है फर्स्ट टाइम, जब ट्रांजैक्शन ऑकर्ड होता है, हैपन होता है, उसके बाद जिस बुक में हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो ट्रांजैक्शन की एंट्री हम पहले जिस बुक में करते हैं उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल, उसी को हम जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। तो जो रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करते हैं उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। मतलब रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं फर्स्ट टाइम उसे बोलते हैं जर्नल, और उस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जर्नल में हमने एंट्री कर दी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं, किसे? इंडिविजुअल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। The process transferring journal entry to individual account is called posting. जर्नल की एंट्री हम ट्रांसफर करते हैं टू द इंडिविजुअल अकाउंट, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स परचेज फॉर ₹5,000, हमने 5,000 के गुड्स परचेज कर दिए, तो एंट्री पहले जर्नल में जाएंगी, पहले ओरिजिनल बुक्स में जाएंगी, तो क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज इंक्रीज हो गया, तो परचेज इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया, तो 5,000 से वो डेबिट हो गया। टू कैश, ये टू ऐसे लिखते हैं, टू कैश मतलब कैश क्रेडिटेड लिखते भी है, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये ट्रेडिशनली अप्रोच है कि ट्रेडिशनली हम ऐसे जब एंट्रीज करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट को टू लिखते हैं, हम जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो ये ऐसे लिखना, ये ऐसे ट्रेडिशनली चलता ही आ रहा है, इसलिए हम ऐसे एंट्री करते हैं। टू का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये ऐसा है कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से हमने परचेस किया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000 से। तो ये जो एंट्री हम अभी बनाते हैं जर्नल में तो उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और फिर ये एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट को, मतलब परचेस अकाउंट को, परचेस के इंडिविजुअल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, फिर कैश के इंडिविजुअल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, उसको बोलेंगे पोस्टिंग। फिर तो फिर कौन से ओरिजिनल एंट्री बुक है?
जैसे कि जर्नल है, जर्नल के जैसे और कौन से ओरिजिनल एंट्री बुक है जिससे हम ओरिजिनली फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट तो जर्नल है, फिर उसके बाद है कैश बुक, फिर उसके बाद है परचेज बुक, फिर है सेल्स बुक, सेल्स की भी एंट्री हम सेल्स बुक्स में करते हैं। फिर परचेज रिटर्न बुक, मतलब परचेज किया हुआ माल वापस आ गया तो वो रिकॉर्ड करेंगे हम फर्स्टली परचेज रिटर्न बुक में। फिर है सेल्स रिटर्न बुक, जैसे कि परचेज रिटर्न किया हुआ माल हम परचेज रिटर्न में रखते हैं, वैसे ही सेल किया हुआ बेचा हुआ माल वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न में। बिल्स रिसीवेबल बुक, मतलब कुछ चेक या कुछ कैश जिस बिल के हमने रिसीवेबल है, हमें आना बाकी है, वो हम बिल्स रिसीवेबल में दिखाएंगे। और बिल्स पेएबल बुक, मतलब जिसके पैसे हमें देने हैं बाकी है, जिसके चेक पे करने हमें बाकी है, वो हम बिल्स पे बुक में दिखाएंगे। ये हो गए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो है 8। फर्स्ट है जर्नल, फिर है कैश बुक, फिर है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। तो जर्नल मतलब क्या? जर्नल मतलब बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब एंट्री फर्स्ट टाइम ओरिजिन होती है, फर्स्ट टाइम उसका मेन सोर्स जहाँ रिकॉर्ड होता है उसे जर्नल कहा जाता है। और रिकॉर्डेड कैसे होती है? रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब सिक्वेंसली, सीरियली, डेट वाइज, मतलब पहले 1 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुई वो पहले रिकॉर्ड होगी, 5 तारीख की उसके बाद, 30 तारीख को उसके बाद, ऐसे क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंसली, सीरियली और डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये स्पेसिमन है, ये प्रोफार्मा है जर्नल का। तो जर्नल बुक्स का प्रोफार्मा कैसा है? यहाँ पे आता है डेट, मतलब डेट जैसे ट्रांजेक्शन हुई वो डेट। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, मतलब ये जैसे एंट्री है वैसे हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे। और ये है लेजर फोलियो कॉलम, लेजर फोलियो मतलब ये एंट्री लेजर में हम जब पोस्टिंग करेंगे तो इसका और उसका कनेक्शन देना पड़ता है, मतलब कौन सा जर्नल है, किस नंबर का जर्नल है, वो हमें लिखना पड़ता है, उसे बोलते हैं जर्नल फोलियो, मतलब इन शॉर्ट LF। फिर आता है डेबिट अमाउंट का कॉलम, फिर आता है क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, और फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स में ही हमें नरेशन देना पड़ता है। नरेशन मतलब समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब इन शॉर्ट उस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ये इन शॉर्ट इन समरी हमें लिखना पड़ता है। ये कंपलसरी है जर्नल एंट्री में। तो ये प्रोफार्मा है जर्नल एंट्री का। तो ये आप नोट डाउन कर दीजिए।